अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, किसी भी साइट पर जाने से पहले हमको ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। आपके सामने जो दिख रही है सेंटर लाइन लेआउट प्लान है। इसको लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग्स एंड कॉलम्स भी कहते हैं। किसी भी इंजीनियर को कोई भी साइट पर कोई भी ड्राइंग को रीड करने आना ही चाहिए, क्योंकि एक साइट इंजीनियर एग्जीक्यूशन करवाता है तो उसको रीड करने आना चाहिए। एक फ्रेशर जो वर्क करना चाहता है, अब हमारे एस्टिमेशन के अंदर हमको ड्राइंग रीड करने के बाद ही एक्सकेवेशन वर्क किस तरह से किया जाता है ये समझने में इजी होगा। इसलिए हम सेंटर लाइन लेआउट को रीड करते हुए ही एक्सकेवेशन वर्क की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटर लाइन लेआउट प्लान में यहाँ पर नोट्स दिए होते हैं, नोट्स को रीड कर लेना है। उसके बाद ही हम स्विच करेंगे एक्चुअल ड्राइंग की तरफ। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहाँ पर नोट्स के अंदर जो 10 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके हम रीड करेंगे। पहला पॉइंट कहता है द ड्राइंग शेल बी रीड इन कंजक्शन विद रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस। मतलब यह है ड्राइंग को हमको रीड करना है आर्किटेक्चरल ड्राइंग के आधार पर। यह हमारे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। अब ये जो दिख रहा है सेंटर लाइन लेआउट प्लान, स्लैब बीम ड्राइंग्स, स्लैब ड्राइंग और हमारा कॉलम फुटिंग, ये जो ड्राइंग रहते हैं ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ साथ आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रिलेट करते हुए पढ़ना है। इसलिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि द ड्राइंग शेल बी रीड इन कंजक्शन विद आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस का मतलब यहां पर यह होता है, जैसे कि 8 हैश है। हैश हम यूज करते हैं बार्स को इंडिकेट करने के लिए। यहां पर 5 है, 5 को भी हम इंडिकेट करते हैं बार्स को इंडिकेट करने के लिए। तो अब इस तरह के स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं, इसको यूज करना है। और इसी तरीके से मैं आपको हमारे प्लान की तरफ ले जाता हूं। जैसे कि इस प्लान को देखेंगे तो इसमें हमें इंडिकेट किया होता है कहां पर हॉल है, कहां पर बेडरूम है, किचन कहां पर है और कितने बाय कितने का है। इससे रिलेट करते हुए इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब एक्सक्यूशन वर्क करते हैं एक्सकेवेशन का, तो वहां पर हमको क्लियरली पता चलता है। जब हमारा कॉलम को हम जब प्लेस करते हैं फुटिंग पर, तो वहां पर हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है। चेकलिस्ट के दौरान आपको पता चलेगा किस तरह से हम करते हैं एक्चुअल में एक्सकेवेशन वर्क। अभी सिर्फ हम एक्सकेवेशन वर्क एस्टिमेशन का कर रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में ना जाते हुए स्विच करूंगा फिर से सेंटर लाइन लेआउट की तरफ। तो अभी यहां पर जैसा हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन लेआउट प्लान की तरफ जाएंगे। तो यहां पर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड के बीच में जो डिस्टेंस दिया होता है, जैसे कि यहां सेंटर लाइन लेआउट है, प्लान के अंदर बताता है कि ये जो ए है, यहां पर 1 और ए से जो पास हो रही है लाइन, यहां पर हमको पॉइंट मिलता है। जैसे आपको जूम करने के बाद पता चलेगा, यहां पर ग्रेड ए और ग्रेड 1 से जो पास हो रहा है, आपको जो दिख रहा है, अब यहां पर एक्चुअल में बी है। ग्रेड 1 और ग्रेड बी से जो पास हो रहा है वो हमारा जो सेंटर पॉइंट आ रहा, तो ये हमारा होगा पॉइंट कॉलम का और फुटिंग का सेंटर पॉइंट। अब थोड़ा सा जूम आउट करके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच होंगे। यहां पर ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। कहने का मतलब यह है सभी डायमेंशन mm में दिया गया है। जब तक यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता दूसरे जैसे कि फीट में या मीटर में, तब तक हमको नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब आता है सिमिलैरिटी। इसी तरीके से ओनली रिटन डायमेंशंस आर टू बी फॉलोड एंड द ड्राइंग्स आर नॉट टू बी स्किड। तो मतलब अभी जैसा बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ रिटन डायमेंशन लेना है। जैसे कि यहां पर 11 और 12 के ग्रेड के बीच में 2300 mm जो डिस्टेंस दिया गया है, इसी को लेना है हमको। यहां पर अगर मीटर में दिया होता तब हम लेना है,
यहाँ अगर मीटर में नहीं दिया है, यहाँ mm में दिया गया है, इसलिए हम उसको mm में ही लेंगे और जो रिटर्न डायमेंशन है इसी को लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट सिमिलर है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डेविएशन इफ एनी टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग shall be brought to the notice of the structural consultant before execution work। अब यहां पर पॉइंट कहता है कोई मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, या कोई प्रॉब्लम हमको ड्राइंग रीड करते समय आ रही है, या हमारे डायमेंशन प्रॉपर हमें नहीं मिल रहे हैं, या हमें एग्जीक्यूशन वर्क से पहले ही करना है। अगर हमको इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम आती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से जिसने बनाया है इस ड्राइंग को, उसको एक बार बात करके, उससे कांटेक्ट करके इस ड्राइंग का सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने डायरेक्ट एग्जीक्यूशन वर्क कर दिया है तो उसमें हमें आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो इससे हम थोड़ा पहले ही रिस्क न लेते हुए, हमारी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर या हमारे आर्किटेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। फिफ्थ पॉइंट में ग्रेड ऑफ आरसीसी शैल बी M25। अब यहां पर M25 का कंक्रीट ग्रेड लिया गया है इस बिल्डिंग के डिजाइन करने के बाद। और नॉर्मली जो पहले कंस्ट्रक्शन करते थे आरसीसी के सभी मेंबर M20 ही लेते थे, लेकिन अभी स्टैंडर्ड जैसा बढ़ गया है और जो डिजाइन पर्पस से जो डिजाइन लिया जा रहा है स्ट्रेंथ के लिए, ये हमारा M25 आ रहा। अब यहां पर M का मतलब ये होता है डिजाइन मिक्स। 25 हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट 28 डेज। 28 डेज में हमें कॉन्क्रीट का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 25 आया है, इसलिए जो डिजाइन है M25 कहते हैं इसे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, M20, M10, M25 इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाता है M25 क्या है, तो कोई भी क्या कहता है सर M मतलब मिक्स, डिजाइन मिक्स। अब आगे उसको पूरा बोलने के लिए इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेनफोर्समेंट शैल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ऑफ ग्रेड FE 415 और 500 कंफर्मिंग टू IS कोड 1786 एंड 1985। यहां पर क्लियरली बताया गया है 415 और 500 ही यूज करना है। पहले जो हमारे जैसे कि कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, एक प्लेन बार होता है जैसे कि FE 250 हमने पढ़ा है, लेकिन वो अब यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ के पर्पज से हम क्या कर रहे हैं 415 और 500 ही यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक प्लेन बार होता है और जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो हम लेते हैं अभी, और ये पब्लिश किया गया है 1985 में, जो कि IS कोड हमारा 1786 है, यहां से हमने लिया है। आपको इसके बारे में कुछ डिफरेंस है 415 और 500 इस डायग्राम के थ्रू से आप देख सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सिर्फ लाइन है एक सिंपल सी स्ट्रेट, उसको कहते हैं लग्स, और जो क्रॉस दिख रहे हैं उसके ऊपर लाइंस, वो हमारे रिब्स। 415 में हमें रिब्स मिलते हैं जो कि क्रॉस लाइन दिख रहे हैं, और 500 में दोनों भी रहते हैं रिब्स एंड लग्स। इससे हम पहचान सकते हैं कि 415 कौन सा होता है और 500 वाला बार हमारा कौन सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज। यहां पर क्लियर कवर जो दिया जाता है फुटिंग के लिए, एज पर ड्राइंग एज पर डिजाइन, हमको वहां पर जो डिजाइन दिया होता है और क्लियर कवर जो दिया होता है वही लेना है। लेकिन मिनिमम फुटिंग के लिए हम 50 mm लेते हैं, कॉलम्स के लिए 40 mm लेते हैं, फ्लोर्स और रूफ बीम्स के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm लेते हैं। अब यहां पर फ्लोर और रूफ बीम जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम ग्राउंड बीम और रूफ बीम यानी स्लैब बीम के लिए 25 mm लेते हैं। ये हम कहां से लेते हैं, IS कोड के द्वारा हमको नॉमिनल और इफेक्टिव कवर के बारे में बताया गया है। तो हमको
हमने क्या किया है बाद में, नॉमिनल कवर ही को क्लियर कवर लिया है। इस डायग्राम के थ्रू से आपको समझ में आएगा इफेक्टिव कवर किसको कहते हैं और नॉमिनल कवर या क्लियर कवर किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच होने से पहले आपको एक बार स्क्रीनशॉट अगर इसकी निकालना है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फिनिश्ड ग्राउंड लेवल हैज बीन कंसिडर्ड प्लस ऑफ माइनस 0 mm। तो यहां पर जो ग्राउंड लेवल हमने 0 लिया है, अब यहाँ प्लस और माइनस का मतलब ये होता है प्लस जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हम प्लस में जो हमारा वैल्यूज रहेगा, जैसे 3000 mm यानी कि 3 मीटर हम हाइट पर जा रहे हैं, 0.9 मीटर या 900 mm, इस तरह से प्लस में जा रहे हैं। और हम जैसे कि लेवल्स रहते हो, यहाँ पर निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पर प्लस में जैसे जाएंगे हम ऊपर की जानिब और नीचे जाएंगे तो हम ऑन ग्राउंड पर हैं 0 mm, बिलो द ग्राउंड हमारा माइनस, अबव द ग्राउंड हमारा प्लस। इट इज डिजाइन फॉर G+1 स्ट्रक्चर, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर होगा तो हमारा G+1 होगा। अनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैब और डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ मिनिमम डायमीटर D shall be as follows। यहाँ पर डिजाइन के पर्पज से जो लिया गया है, जो डिजाइन किया गया है कॉन्क्रीट ग्रेड M25, उसके लिए हम डिफॉर्म बार्स जो कि टेंशन में और कॉम्प्रेशन में, टेंशन में 50D, कॉम्प्रेशन में 3080। अब जैसे लैब और डेवलपमेंट लेंथ के केस में आप बार बेंडिंग में फुल डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम एक्सकेवेशन वर्क के लिए जो एस्टिमेशन की ज़रूरत है उतने ही पर हम रुकेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, देखेंगे वहाँ पर। बाकी इसका कोई काम हमको है नहीं, जैसा कि यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की दी जाती है। प्रोजेक्ट टाइटल और ड्राइंग टाइटल होता है। स्केल यहाँ पर जो है ऑन ग्राउंड पर अगर हमने 1 मीटर लिया है तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 1000 mm। अब यहाँ पर जैसे डेट, ड्राइंग बाय किसने बनाया है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर का नाम, ड्राइंग नंबर, ये दिया जाता है। थोड़ा सा अब जूम आउट करके स्विच करेंगे मेन ड्राइंग की तरफ। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है प्लान दिया गया है, उसका सेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो अलग अलग कॉलम है, लेकिन कॉलम के जो डिस्टेंस है 250 बाय 400 mm है। कॉलम C1, C2 कॉलम के टाइप अलग हैं, इसलिए अलग हैं क्योंकि यहाँ पर जो बार्स यूज किए गए हैं वो थोड़े से डिफर हैं इस कॉलम से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल मिलेगा, जहाँ पर आपके कॉलम के अंदर और अपने फुटिंग के क्या क्या साइजेस हैं और उसका डेप्थ कितना है ये बताया गया। तो अब इस पर आकर हम पहले प्लान से समझेंगे। यहाँ आपको प्लान के अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सपोज करो एक केक है, केक को हमने कट कर दिया है बीच में से। बीच में से कट करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल आपको अंदर का एक सेक्शन, एक जेली टाइप क्रीम दिखाई देगा और साथ ही कटा हुआ ब्रेड दिखाई देगा। ऐसे ही हम इसको प्लान को अगर हमारे फुटिंग और कॉलम को कट करते हैं, अब यहाँ पर ए साइड वाला जो दिख रहा है और बी साइड वाला फुटिंग का साइड दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे जो बार लगेंगे RB बार्स, वो किस तरह से लगेंगे, ये बी साइड के जो दिख रहे हैं आपको ये ऐसे लगेंगे यहाँ पर पूरे, और RA जो दिख रहा है अभी यहाँ साइड A के लिए हमने जो बार्स A साइड ऐसे लगेंगे और B साइड के लिए ऐसे लगेंगे। अब जब हम इसको कट करेंगे यहाँ से और देखेंगे यहाँ से, कट करने के बाद हम कहाँ से देख रहे हैं, जैसे केक में हमने इस जानिब से देखा था, इस साइड से देखा था, तो यहाँ पर भी हम इस साइड से देखेंगे तो हमको किस तरह से दिखाई देगा, यहाँ सेक्शन में आपको क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर आरे वाली बार्स जैसे कि इस साइड है, इस लेंथ में है, तो हमको क्या होगा, ये जो L दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक आपकी RA बार होगी। RB बार क्योंकि यहां से कट किया गया है और देख रहे हैं हम यहां से, इसलिए जो दिखेगा राउंड बार दिखेंगे यहां पर। नेक्स्ट, अब यहां पर प्लान होने के बाद आपको सेक्शन में कुछ बातें समझना जरूरी है।
ये एक्चुअल में आने वाले पार्ट के अंदर समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी एक डिटेल आपको बता रहा हूँ, इसलिए समझ लीजिए। यहाँ पर हम सैंड फिलिंग किया है पीसीसी 1:3:6, जो कि हम सैंड फिलिंग क्यों करते हैं इसके बारे में हम सैंड फिलिंग के इसमें देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर सिर्फ 100 mm का सैंड फिलिंग और यहाँ पर पीसीसी 100 mm क्या है, और उसके बाद डेप्थ D1 D2 ये क्यों दिया गया है। यहाँ पर आइसोलेटेड जैसा कि स्लोप फुटिंग दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर 100 mm ये क्यों दे रहे हैं, ये आपको आगे वाले पार्ट में समझ में आएगा। अभी यहाँ पर जो नेचुरल ग्राउंड लेवल से 2000 mm हमारा हाइट है, एक्सकेवेशन जो करना है हमको, एक्सकेवेशन वर्क के अंदर जो अभी समझना है ये इतना ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और समझेंगे कि फुटिंग के साइजेस क्या दिए गए। जैसे कि मैं बताया है अभी, ए साइड और बी साइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल 1800 बाय 1800 का F1 फुटिंग दे रहे हैं, F2 के लिए 1500 बाय 1500 दे रहे हैं। यहाँ पर D1 और D2 थोड़ा सा डिफर है यहाँ पर डेप्थ के लिए। अब यहाँ पर कैसे है, ये एक्चुअल में हमारा है ट्रैपेजॉइडल फुटिंग। ट्रैपेजॉइडल फुटिंग में हम क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, जो पूरा एक साथ ही कास्ट करते हैं, लेकिन डेप्थ D1 और D2 अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। और इसका फॉर्मूला आगे हम जानेंगे किस तरह से कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल जैसे यहाँ पर आगे रेनफोर्समेंट डिटेल दिया गया, 12 mm का डायमीटर हमें 150 mm सेंटर टू सेंटर लेना है F1 फुटिंग के लिए। RA साइड के लिए जैसे ये RA साइड देखेंगे तो यहाँ साइड इस तरह से बिछाएं, लेकिन हमारा डिस्टेंस इसके बीच में जो दिखाया गया है वो 150 है। और यहाँ पर RB के लिए जो है सेम 150 डिस्टेंस एक अपने एक बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर तक। नेक्स्ट इसी तरह से F2 के लिए, F2 फुटिंग के लिए दिखाया गया। अब इस पार्ट की तरफ आएंगे, कॉलम टाइप C1 C2, यहां पर 2-16 प्लस 1-12 ऑन ईच फेस। मतलब क्या है, टोटल 4 नंबर्स 16 mm के बार दिए गए हैं, 4 नंबर्स 12 mm के बार दिए गए। 4 नंबर जो 16 mm के हैं वो हमारे 4 साइड हैं, 1 2 3 4, और हमारा यहाँ पर 8 mm का बाइंडर्स जो हमारा टाइप प्रोवाइड किया गया है @170 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो हमारा टाइप प्रोवाइड किया गया है स्टार्ट होकर के ये इस तरीके से जाकर फिर से ये बाइंड होकर रिटर्न इधर आया है। ऐसे ही इसको यहाँ से लेकर ये बार इस तरह से गया है और जाकर के ये यहाँ से यहाँ पर आया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 बार जो हैं 16 mm के हैं और प्लस 1 बार 12 mm का है, मतलब 1 और 2 बार 16 mm के, 1 बार 12 mm का। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं 16 mm के 4 बार, 12 mm के 4 बार, 4 बार 12 mm के 1 2 3 4 और 16 mm के 1 2 3 4। अभी सिर्फ पढ़ते किस तरह से हैं ये बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको इसके बारे में डिटेल में हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर हम देखेंगे। अब आते हैं हमारा मेन पार्ट, जो कि आज के लिए एक्सकेवेशन वर्क किस तरह से करते हैं वो हम एक्सकेवेशन वर्क में देख लेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ हम काउंट करेंगे F1 फुटिंग कितने हैं, F2 फुटिंग कितने हैं, और इस साथ साथ देखेंगे कि F1 फुटिंग का C1 कॉलम कहाँ पर है, F2 फुटिंग का C2 कॉलम कितने हैं और कहाँ पर है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट से। यहाँ पर आपको F1 फुटिंग 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गए, 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 और ये होगा हमारे 14। टोटल F1 फुटिंग हमारे 14 हैं और F2 फुटिंग 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, टोटल 8 फुटिंग हमारे 8 फुटिंग
F2 फुटिंग है और C2 कॉलम है, और यहाँ पर F2 फुटिंग C1 कॉलम है, इसके 2 हैं। इस तरीके से टोटल F1 फुटिंग C1 कॉलम के 14 हैं और F2 फुटिंग C2 के 8 हैं और F2 C1 कॉलम यहाँ पर 2 हैं। तो अब इसको हम एक्सकेवेशन वर्क में आने वाले पार्ट में देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट में आने वाली वीडियो में डायरेक्ट एक्सेल पर भी और ऑन पेपर पर किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं बार बेंडिंग शेड्यूल पर भी, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म CPWD नॉर्म्स के हिसाब से किस तरह से कटिंग लेंथ होती है, किस तरह से उसकी कैलकुलेट करते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी किस तरह बनाएंगे, इस सारे डिटेल में हम पैरेलल में भी देखेंगे, या जैसे जैसा इसका थोड़ा पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।